नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा, प्रवक्ता हिंदी कोर एकेडमिक यूनिट शिक्षा निदेशालय करते हुए नमस्कार कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य पूर्णतः हुआ है, जिसके कारण हमारे बच्चों का जो नियमितता है अध्ययन का, वो कहीं न कहीं स्थगित हुआ है। इस परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को के हितों के लिए ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया है, ताकि हमारे बच्चे पठन-पाठन से जुड़े और उनका अध्ययन नियमित रूप से चलता रहे। इस क्रम में हम आपके सम्मुख कक्षा 12वीं के हिंदी ऐच्छिक विषय की कक्षा को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसमें हमारे साथ श्रीमती सुमन शर्मा, प्रवक्ता हिंदी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय शाहाबाद देहरी, और उनके साथ डॉक्टर आलोक तिवारी, जो प्रवक्ता हिंदी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस रोहिणी दिल्ली 17 में है, और इस कार्य में हमारे साथ सह समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, जो हमारे साथ ही कोर एकेडमिक यूनिट में हिंदी के प्रवक्ता हैं शिक्षा निदेशालय में ओल्ड सेक्रेटेरिएट में। हम सभी आपके सामने 12वीं का एक विषय लेकर के उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस कक्षा से निश्चित ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमारे पास जो विषय विशेषज्ञ हैं वो अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं श्रीमती सुमन शर्मा जी, जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि कक्षा की शुरुआत करें। मैम सुमन शर्मा, प्लीज। जी सर। सभी को नमस्कार। 12वीं कक्षा की हिंदी ऐच्छिक की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं सुमन शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। इसी के साथ जो हमारे साथी अध्यापक जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरे सहवक्ता हैं डॉक्टर आलोक तिवारी, हिंदी प्रवक्ता। तो आज का यह विषय हम शुरू कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आलोक सर के साथ मिलकर ये विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बच्चों, इस पूरे सप्ताह आपने अपनी ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड की हैं और लगभग सभी विषयों की आपकी कक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन हिंदी विषय की ये कक्षा पहली है। हिंदी विषय की अभी तक आपकी कोई कक्षा नहीं हुई है, तो आज ये हिंदी की पहली कक्षा हम करने जा रहे हैं। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ निर्देश देना चाहती हूँ। उन निर्देशों का आपको पालन करना है। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि आप कक्षा बीच में कोई भी पॉइंट अगर नोट करना हो तो आपको क्लास छोड़कर उठना ना पड़े। पाठ में समझाई गई बातों और बिंदुओं को आप पूरे ध्यान से सुनेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप लोग चैट बॉक्स में अनावश्यक चैट ना करके उपयोगी चैट ही करें। कोई प्रश्न पूछना है वही पूछें और अपना समय बर्बाद ना करें, उससे आपका ध्यान मुख्य विषय से भटक जाएगा। तो उम्मीद है आप इन सब निर्देशों का पालन करेंगे। तो तैयार हैं आप सब? गुड। तो बच्चों, कोविड-19 की जो आपदा है, इसके कारण आपकी नियमित रूप से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन कक्षा आपकी हो रही है। तो इस कारण से, समय की कमी के कारण, सीबीएसई ने सभी विषयों की, जितनी भी 12वीं कक्षा के विषय हैं, उन सभी विषयों के कुछ भाग को डिलीट कर दिया है, यानी रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, ताकि हम समय के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। तो इसी प्रकार से हिंदी विषय का भी लगभग 30% हमारा जो भाग है पाठ्यक्रम का, उसे कम कर दिया गया है। लेकिन उस पाठ्यक्रम के बारे में बेटा हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे और उसे विस्तृत चर्चा करेंगे उस पर। तो आज हम उसके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। आज हम अपना विषय लेंगे, जो हमारा हिंदी का पहला विषय है कक्षा का। तो हमारी कक्षा का आज का जो विषय है वह है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न 5 अंक का आएगा और आपको इसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। विषय प्रारंभ करने से पहले इसके अधिगम बिंदुओं पर एक दृष्टि डाल लेते हैं।
पाठ के अधिगम बिंदु हैं। पाठ के बाद विद्यार्थी बता सकेंगे लेखन के दो रूपों में अंतर, नए और अप्रत्याशित विषयों का तात्पर्य बता सकेंगे, मौलिक लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे और किसी भी विषय पर सरल और सटीक भाषा में अभिव्यक्ति कर सकेंगे। ये आज के पाठ के अधिगम बिंदु थे। तो आइए अब शुरू करें आज के विषय में कुछ बातें। तो चलिए कुछ बातें करते हैं आज के विषय में। सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले, विषय को शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए या आपका पूर्व ज्ञान जांच हो जाए। तो बच्चों, अपने जानकारी और अपने ज्ञान के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, हम भाषा का क्या उपयोग करते हैं? सोच रहे हैं आप सब? और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसका उत्तर पता है। भाषा हमारे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम भाषा में अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। किस प्रकार से पहुंचाते हैं? दो तरीके से पहुंचाते हैं, बोलकर और लिखकर। तो ये जो दूसरा रूप है लिखकर, इसी को हम कहते हैं लेखन। लेखन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने भाव और विचार अभिव्यक्त करें लेखन के रूप में, हमारे आज के विषय का, आज की कक्षा का यही विषय रहेगा बेटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का यही विषय है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो आज का विषय शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक शब्द ले लेते हैं। विषय के अंदर जो लेखन शब्द आया है, लेखन कितने प्रकार का होता है, लेखन के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला रूप कौन सा है? विषय को याद करके लिखना। जैसे आप लोग किसी भी प्रश्न को परीक्षा में या क्लास टेस्ट में या जब भी आपको कोई विषय दिया जाता है निबंध के रूप में लिखने के लिए, तो आप उसे याद कर लेते हैं, किसी भी पुस्तक से या गाइड से याद करके स्मरण शक्ति के आधार पर आप उसको लिख लेते हैं, लिख देते हैं। दूसरा रूप कौन सा है लेखन का? अपनी भाषा के सहारे किसी विषय पर विचार करना और उस विचार को मौलिक रूप में सुंदर शैली में अभिव्यक्त करना, यानी स्वयं बनाकर लिखना। अब ये जो दूसरा रूप है लेखन का, इसमें एक शब्द आया है बच्चों, मौलिक। मौलिक का क्या अर्थ है? मौलिक का अर्थ है मूल शब्द से बना है ये शब्द। मूल, मूल अर्थात वास्तविक, सच्चा, जो नकल ना किया गया हो। अर्थात मौलिक ऐसा लेखन है जो आपने कहीं से नकल नहीं किया या कहीं से याद करके नहीं लिखा, अपितु स्वयं ही सोचकर और अपने दिमाग से बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो ये हुआ हमारे लेखन का दूसरा रूप, जो मौलिक होना चाहिए, जो मौलिक होता है, जिसे हम स्वयं बनाकर लिखते हैं। तो लेखन के ये दो रूप आपको समझ आए। यदि आप इसे और भी अधिक स्पष्ट समझना चाहते हैं तो मैं आपको और एक उदाहरण के द्वारा आप इसे समझा सकती हूँ। तो चलिए सुनिए, एक उदाहरण सुनिए। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ जो कि एक कहानी के रूप में है, मजा भी आएगा आपको और समझ भी आएगा। एक बार हिंदी के एक शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक सूचना दी कि वे कक्षा में एक लेखन प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं जिसका विषय होगा भारत की विविधता में एकता। बच्चों को यह विषय अध्यापक जी ने दे दिया और बच्चों से कहा कि बच्चों तैयार हो जाओ। बच्चों ने तैयारी के लिए अपनी किताबें निकाल ली, पुस्तकें निकाल ली और उसमें इस विषय को ढूंढना शुरू कर दिया। विषय को ढूंढकर उन्होंने इसे याद भी कर लिया, तैयार भी कर लिया और प्रतियोगिता में भाग लिया सभी बच्चों ने और अच्छे सुंदर लेख में अच्छी तरह से इस विषय को प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे निबंध लिखे बच्चों ने, अध्यापक जी को भी बहुत पसंद आए और खूब प्रशंसा मिली। बच्चे भी खुश, शिक्षक भी खुश। अब यही घटना उनकी कक्षा में एक बार फिर से घटी। फिर से एक दिन हिंदी के शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पुनः बच्चों से यही कहा, यही सूचना दी कि बच्चों आज एक और लेखन प्रतियोगिता होने जा रही है आपकी कक्षा में। और आज की लेखन प्रतियोगिता का विषय क्या होगा, ये जो आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है। कक्षा की खिड़की से बाहर मैदान में खड़ा आम का पेड़। अध्यापक जी ने जब ये विषय बच्चों को दिया तो बच्चे सोच में पड़ गए, अरे ये कैसा विषय है। उन्होंने किताबें देखी तो विषय नहीं मिला। अब वे बच्चे सोचने लगे कि हम इस विषय पर लिखें क्या, हमें तो नहीं पता कि इस विषय पर क्या लिखा जाएगा। यह विषय तो हमारे लिए एकदम नया है और हमने ना कभी पढ़ा है ना इसके ऊपर कभी लिखा है इस तरह के विषय।
तो अब उन बच्चों को हुई बड़ी समस्या। बच्चे लिखने बैठे, प्रयास किया बच्चों ने लिखने का, परंतु छोटे-छोटे अनुच्छेदों में ही वे इसे कुछ वाक्यों में ही अभिव्यक्त कर पाए और सिर्फ कुछ बच्चों के तो पेज बिल्कुल खाली रह गए। तो बच्चों ये कठिनाई बच्चों के सामने आती है जब कोई भी नया विषय आ जाता है, और ये कठिनाई आपके सामने भी कई बार आई होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये कठिनाई बच्चों के सामने क्यों आई? आइए इसका जवाब हम आलोक सर से लेते हैं। आलोक सर मेरे साथ हैं, डॉक्टर आलोक तिवारी, जो एक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आलोक सर ये बताएंगे बच्चों आपको कि यह इस तरह की समस्या आपके सामने क्यों आती है और किस कारण से आती है। तो आलोक सर। धन्यवाद सुमन जी। आपने बिल्कुल सही सवाल सामने रखा है। हम सभी शिक्षकों ने यह महसूस किया है कि विद्यार्थी जब किसी ऐसे विषय पर लिखते हैं जिनके बारे में उन्हें पहले से जानकारी है, जिनकी उनकी तैयारी है, तो अभ्यास होने की वजह से वो उसमें बहुत सहजता महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई नया विषय आता है, कोई अप्रत्याशित विषय आता है, तो अक्सर वे उससे लिखने में परेशानी महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक यह कि जो नया विषय होता है उसके प्रति विद्यार्थियों में जानकारी का अभाव है, या फिर दूसरी वजह यह है कि अभ्यास न होने की वजह से विद्यार्थी उस पर लिखने से झिझकते हैं और अपने आप को बहुत कुशल नहीं महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ और उदाहरणों से और विस्तार से इसे स्पष्ट करें। जी सर, आलोक सर, धन्यवाद। बच्चों, आलोक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अभ्यास ना होने के कारण आप लोग नए विषय पर नहीं लिख पाते। आप किताबों के ऊपर निर्भर होने की आदत डाल लेते हैं। आत्मनिर्भर होकर लिखने की आदत अभी नहीं है आप लोगों को, अभ्यास नहीं है। तो ये जो दूसरा रूप है ना बच्चों लेखन का, जिसमें हम स्वयं सोचकर स्वयं बनाकर लिखते हैं, इस रूप को हम कहते हैं रचनात्मक लेखन या सृजनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन शब्द रचना शब्द से बना है और सृजनात्मक लेखन शब्द सृजन शब्द से बना है। रचना और सृजन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ होता है, बनाना या निर्माण करना। अर्थात जब आप किसी विषय को स्वयं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने विचारों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को रचनात्मक लेखन कहते हैं। यह बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब अगली बात, जिस प्रकार से लेखन के दो रूप होते हैं, उसी प्रकार से विषय भी दो प्रकार के मिलते हैं आपको लिखने के लिए। जैसे कि आपने अभी एक उदाहरण में सुना था, मैंने जो घटना बताई थी, जो शिक्षक जी ने पहले प्रतियोगिता में जो विषय दिया था बच्चों को लिखने के लिए, वो पुराने प्रकार का विषय था जो उन्हें किताबों में भी मिल गया। तो इन विषयों को हम क्या कहते हैं? पारंपरिक विषय। और ये विषय कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये विषय अक्सर आपको किताबों में लिखे हुए मिल जाते हैं और बहुत बार हम इन विषयों को पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं इन विषयों के बारे में, जैसे विज्ञान का युग, जीवन में शिक्षा का महत्व, आदि आदि। और दूसरे प्रकार के विषय जो होते हैं वे होते हैं नए और अप्रत्याशित विषय। नए प्रकार के विषय कौन कौन से होते हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आ गए हैं। मैं और मेरा मोबाइल, टेलीविजन मेरा दोस्त, मेरे घर की दीवार पर बनी खिड़की और लॉकडाउन जीवन की नई प्रस्तावना। है ना नए विषय? लग रहे हैं ना एकदम नए? और लॉकडाउन वाला तो एकदम नया विषय है। तो बच्चों, ये जो नई प्रकार के विषय हैं, यही होते हैं हमारे लिए अप्रत्याशित विषय। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, ये अप्रत्याशित शब्द का क्या अर्थ है? तो अप्रत्याशित का भी अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। अप्रत्याशित शब्द जो है वो 3 शब्दांशों के मेल से यानी कि संधि से बना है। अ जमा प्रति जमा आशित। आशित मतलब आशा, जिसकी आशा या अपेक्षा ना की गई हो, अर्थात बिल्कुल नया, आपने उम्मीद नहीं की और एक ऐसा विषय आपके सामने आ गया जिसके ऊपर आपको अभी बैठकर सोचना है और लेख लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, निबंध लिखना है। तो वो विषय आपके लिए क्या हुआ? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का विलोम क्या होगा? प्रत्याशित, जिसकी आपने उम्मीद की हो या जो आपने पहले पढ़ा हुआ हो। तो जो बिल्कुल नया और आपकी अपेक्षा से अलग विषय है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित विषय।
लेकिन ये विषय ऐसे हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। आपको स्वयं सोचना पड़ेगा उनके बारे में, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, और रट कर इन्हें आप नहीं लिख सकते। तो यही विषय जो है, इन्हीं विषयों पर जब हम लेखन करते हैं तो उसे हम कहते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। किसी दिए गए नए विषय पर कम समय में अपने विचार, भावों और कल्पनाओं को संकलित करके, संकलित मतलब इकट्ठा करके उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करना अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। ये परिभाषा आपको समझ आ गई कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन हम किसे कहते हैं। इसमें बच्चों हमें अपने विचार, अपने भाव और अपनी कल्पनाएं अंदर से, भीतर से टटोलनी है। बच्चों इसके साथ एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि लेखन एक कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लेखन जो है वो विचार प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब समझ लीजिए इस बात को, जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं स्वयं अपने आप बनाकर, तो एक विचारधारा हमारे दिमाग में चलती रहती है, राइट? मानते हैं आप इस बात को? हम, हमारी जो भाषा है उसी भाषा में हम विचार भी करते हैं और उसी भाषा में हम उसकी अभिव्यक्ति भी करते हैं। तो लेखन में ये दोनों चीजें चलती हैं। हमारे मन में भाव आया, हमने उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर दिया। हमारे मन में विचार आया और हमने उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं लेखन और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पूछेंगे, एक प्रश्न और आपके मन में आएगा कि यार ये जो पुराने विषय थे इन पर लिखना तो आसान था, हम किसी भी किताब में से याद करके, स्मरण करके, रट कर लिख सकते थे। अब ये क्या नई समस्या आ गई कि नए विषयों पर? इसके लिए तो हमें बहुत कठिनाई होगी। ये तो हमारे लिए एक तरह से कठिन प्रश्न हो जाएगा। हम कोई भी विषय आ जाएगा, ना जाने कौन सा विषय आ जाए और हमें कैसे लिखना होगा ना जाने। तो बच्चे आप पूछेंगे कि नए विषय हो, पुरानों पर हम क्यों नहीं लिख सकते? उस पर हमारे अच्छे अंक भी आ जाएंगे परीक्षा में। लेकिन बेटा एक बात बताइए, क्या हम केवल अंक पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं? क्या हमारा अंतिम उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना है, अच्छे अंक? या हम अपने भीतर नई नई योग्यताएं और क्षमताएं पैदा करना चाहते हैं? या हम इतना सक्षम हो जाना चाहते हैं कि हमें कोई भी विषय मिल जाए, हम धड़ाधड़ बढ़िया शानदार लेख लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं? आप दोनों में से कोई किसी एक बात का चुनाव कर लीजिए। यदि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो एक अच्छा लेखक बनना है, मुझे तो अच्छा लेखन करना है, तो उसके लिए हमें नए विषय ही लेने पड़ेंगे। और इन नए विषयों का क्या महत्व है आपके लिए मैं बता देती हूँ। ये नए विषय जो हैं उनका क्या महत्व है? सबसे पहली बात कि ये आपके लिए रोचक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। ये आपके लिए सरल और सहज होते हैं। बच्चों कोई भी नया काम हमारे लिए रोचक तो होता ही है। पुराने काम करते हुए हम बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। वही विषय बार बार याद करो, वही विषय बार बार लिखते रहो, वही विषय बार बार आते हैं, तो बहुत एक तरह से उबाऊ हो जाता है। इसके साथ ये विषय आपके लिए सहज और आपके दैनिक जीवन की घटनाओं के साथ जुड़े हुए, आपकी दैनिक प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए विषय होते हैं, सहज और सरल होते हैं आपके लिए। ये विषय आपको नया सोचने की प्रेरणा देते हैं। जब आप किसी नई वस्तु पर या नए विषय पर लिखेंगे तो सोचेंगे भी तो उसी प्रकार से ना, विचार भी उसी प्रकार से करेंगे। तो नया सोचने की आपको प्रेरणा, आपका दिमाग चलाना आ जाएगा। आप सोचने की प्रक्रिया, विचार प्रक्रिया के भीतर प्रवेश कर जाएंगे और अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की प्रेरणा। जब विषय को विचार करके लिखना प्रारंभ करेंगे तो आपको नए शब्द भी ढूंढने पड़ेंगे, नए वाक्य भी बनाने पड़ेंगे, और उन वाक्यों को बनाते समय आपको नई 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 तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको ये नए विषय कई प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं, नया सोचने की प्रेरणा देते हैं, अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की प्रेरणा देते हैं। तो नए विषय, अब आपको कैसा लगा कि नए विषयों पर लिखना चाहिए या पुराने विषयों पर? आलोक सर, डॉक्टर आलोक सर। सर अब आप अपना कोई विचार बच्चों को बताइए कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को कि बच्चे नए विषयों के प्रति हमें लिखना चाहिए या पुराने विषयों पर ही टिके रहना चाहिए? आप भी अपना एक मंतव्य बच्चों को दीजिए कुछ। जी धन्यवाद सुमन जी। अभी आपने बहुत ही सुंदर ढंग से नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने को लेकर चर्चा की, और आपने जिन बिंदुओं को बताया उसमें एक बिंदु और मैं जोड़ना चाहूंगा। बच्चों जब हम नए विषयों पर लिखते हैं तो हम
नई चीजों पर, अपने परिवेश, अपने वातावरण में मौजूद नई चीजों पर विचार भी करते हैं। और जब हम इन विषयों पर विचार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनसे हमारा परिचय बढ़ता है। हमारा परिचय बढ़ता है तो हम इनके प्रति जागरूक होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम अपने वातावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने जीवन को एक नई और सुनिश्चित दिशा देने में भी सक्षम होते हैं। जी, बिल्कुल सही आलोक सर। बच्चों, आलोक सर ने बहुत ही एक अच्छा आपको पॉइंट दिया है, बिंदु दिया है कि जब हम किसी भी नए विषय को लेंगे तो हम अपने आसपास के जगत के ऊपर ध्यान भी देंगे कि कहाँ पर क्या, ताकि हम उसके बारे में अच्छी तरह से सोच पाए। तो हम जागरूक भी बनते हैं नए विषयों पर सोचने और लिखने के द्वारा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे इस काम को आराम से और बड़े ही कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनके पास ढेर सारे विचार, ढेर सारी जानकारी और बहुत ज्ञान है। लेकिन अब भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आखिर ठीक है, नए विषय अच्छे होते हैं, लिखना भी चाहिए और हमें विचार भी करना चाहिए, जागरूक भी बनना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे, तरीका क्या हो, कैसे शुरुआत करूं? अचानक कोई विषय आ गया, मैं लिखना कैसे शुरू करूं? कई बच्चों के सामने ये समस्या या कठिनाई आ जाती है बच्चों। तो कोई बात नहीं, हम एक और उदाहरण देख लेते हैं और उस उदाहरण से आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि आप किसी भी नए विषय पर किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं लेखन की। तो आइए एक और घटना आपको बताती हूँ। हिंदी के शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने कक्षा के सभी विद्यार्थियों से कहा कि बच्चों, चलिए गतिविधि के लिए तैयार हो जाइए। तो अब उससे पहले मैं आपको एक गतिविधि करा देती हूँ। चलिए मैं आपको एक गतिविधि कराती हूँ, उदाहरण हम बाद में देखेंगे। चलिए आप लोग एक गतिविधि कीजिए। अब जरा 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन से दृष्टि हटाइए और अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखिए। आपके आसपास कोई न कई वस्तुएं होंगी, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस स्थान पर भी। किसी एक वस्तु को ध्यान से देखिए और उस वस्तु के बारे में कोई भी एक शब्द जो आपके मन में आए, 1 या 2 शब्द, उसके रंग, उसके आकार, उसके नाम के बारे में, उस शब्द को आप अपने कागज पर लिख लीजिए। लिख लिया? अब उस वस्तु को फिर से ध्यान से देखिए और उस वस्तु के इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। उस वस्तु का आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। आप उस वस्तु को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं? उस वस्तु का इतिहास क्या है, अर्थात वह वस्तु कितनी पुरानी है, कितनी नई है, वह आपके सामने कब से है, कब बनी थी, और उस वस्तु की उपयोगिता क्या है, आप उसे किस काम लाते हैं, वह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और किसी के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप इन सब बिंदुओं पर विचार करेंगे तो आपके पास हर एक बिंदु का एक उत्तर जरूर आएगा बच्चों। जब आपके पास जैसे जैसे वो उत्तर आते जाएं, आपके दिमाग में विचार आते जाएं, केवल दिमाग में नहीं रखना, उन्हें कागज पर नोट करना है, पेपर पे नोट करते जाइए। अपने हाथ में पेन अवश्य होना चाहिए बेटा। लेखन के लिए आप केवल विचार नहीं करेंगे, आपके हाथ में पेन और कागज जरूर होना चाहिए। तो जब इन सब बिंदुओं पर आप विचार करेंगे और इनके बारे में, इनके उत्तर वाक्य के रूप में अपने पास लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास शब्दों और वाक्यों का एक समूह बनता जा रहा है। अब अपने आप से 3 प्रश्न पूछने हैं आपको। क्या, कैसे और क्यों। ये 3 प्रश्न उसी वस्तु के बारे में पूछने हैं जो आप देख रहे थे अभी। वह वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है, वह कैसे आई आपके सामने, कौन लेकर आया, कैसे बनी, किस चीज से उसका निर्माण हुआ, और क्यों, अर्थात उसकी उपयोगिता, उसका महत्व, उसका किस काम में आप लेते हैं। जब आप इन 3 प्रश्नों के बारे में अपने आप से पूछेंगे उसी वस्तु के संबंध में, तो आपके पास और जवाब आएंगे और विचार आएंगे और अधिक जानकारी आपके पास इकट्ठी होगी। उसको भी लिख लो। अब लिख लिया, लिखने के बाद देखो आपकी शीट पर कई शब्द और कई वाक्य आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, बस इन शब्दों और वाक्यों का उपयोग करके एक अनुच्छेद लिख डालिए। सिंपल। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे बच्चे इतने सक्षम हैं कि वे वाक्यों और शब्दों से एक अनुच्छेद का निर्माण कर सकते हैं। लगता है अब भी कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, पर अब भी कुछ उलझन है।
शब्द आ जाएंगे पर उनसे अनुच्छेद कैसे बनेगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, इस समस्या को भी हल कर देते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे शब्दों से अनुच्छेद आपको बनाना है। एक बार हिंदी के शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों आइए एक गतिविधि करते हैं। सभी बच्चे खिड़की के पास आ जाइए। कक्षा की दीवार में एक खिड़की है, उसके बाहर देखिए। बाहर बड़े मैदान में आपको एक आम का पेड़ नजर आ रहा है ना। अब उस पेड़ को ध्यान से देखकर जो भी आपके दिमाग में शब्द आए, आप उन्हें एक एक करके मुझे बताइए। जब बच्चों ने हरे भरे आम के पेड़ को देखा तो उनके दिमाग में तो शब्द आने शुरू हो गए और उन्होंने अध्यापक जी को, शिक्षक को अपने बताना शुरू कर दिया। एक एक करके शब्द बताए और सर ने या मैम ने उन्हें शाम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। और आपके सामने भी सारे शब्द स्क्रीन पर लिखे हुए हैं बच्चों। हरा भरा, विशाल, आमों से लदा, कोयल, पुराना, छाया, तना, लहराता, पथिक, विश्राम, शीतल। ये सारे शब्द किससे संबंधित थे? उसी आम के पेड़ से। अब सर ने, मैम ने कहा कि बच्चों अब आप बैठ जाओ, कॉपी और पेन ले लो और जो ये शब्द आपके सामने हैं इनसे आप एक अनुच्छेद बनाओ, वाक्य निर्माण करो और उन्हें जोड़कर एक अनुच्छेद की रचना करो। बच्चे बैठ गए और उन्होंने प्रयास शुरू किया और बच्चों ने उसे जोड़ जोड़कर एक अनुच्छेद बनाया, उसे लिखा। उनमें से एक अनुच्छेद सर ने, मैम ने क्लास में भी पढ़कर सुनाया। क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे? आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे बनता है। और इस अनुच्छेद में वे सभी शब्द हैं जो अभी बच्चों ने अपने शिक्षक को बताए थे। मेरी कक्षा की दीवार में एक खिड़की है, उसमें से बाहर देखने पर खेल का बड़ा मैदान और उसके बीचों बीच खड़ा वह आम का पेड़ दृष्टिगत होता है। उस आम के पेड़ को देखते ही एक गहरी शीतलता का एहसास होता है। कभी कभी कोई आता जाता पथिक धूप और गर्मी से परेशान होकर इस पेड़ की घनी छाया में विश्राम के लिए रुक जाता है। गर्मी के मौसम में फलों से लदा यह पेड़ पक्षियों और मनुष्यों दोनों के लिए अपने मीठे आम नीचे गिरा देता है, मानो स्वयं ही उन्हें फल खाने का निमंत्रण दे रहा हो। हवा में लहराती इसकी डालियां मानो संकेतों में बातें करती हैं। जब कोयल इसके ऊपर बैठकर मीठे स्वर में गाती है तो इसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। चौड़े और विशाल तने वाला यह वृक्ष बहुत पुराना है। इसे देखकर मुझे नानी की याद आ जाती है। वे कहती थी कि ये पुराने पेड़ हमारे पूर्वज होते हैं, तुम हमेशा इनकी रक्षा और इनका सम्मान करना। तो कैसा लगा अनुच्छेद बच्चों? बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगा था और बच्चों ने तो खूब तालियां बजाई थी। तो अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां आप भी बजा ही दो। हो जाए तालियां? गुड। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी, हमारे बच्चे इससे भी बढ़िया अनुच्छेद बनाएंगे, अपनी भाषा में, अपनी शैली में और भी सुंदर तरीके से इस अनुच्छेद को प्रस्तुत कर सकते हैं। बेटा इसी तरह से आपके दिमाग में अनेक प्रकार के कल्पनाएं, अनेक प्रकार के विचार और अनुभूतियां होती हैं। सिर्फ जरूरत क्या है, आवश्यकता है उन्हें ढूंढने की, उन्हें दिमाग से खंगाल कर बाहर लाने की और उन्हें अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की। तो इस प्रकार कल्पना के आधार पर यह अनुच्छेद लिखा गया। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि बेटा सारे के सारे जो हमारे विषय होते हैं वे एक जैसे नहीं होते। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर हम कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे माँ के चेहरे की मोहक मुस्कान। माँ का चेहरा मुस्कुराता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता? उसे देखकर आपके मन में कितनी सारी कल्पनाएं और कितनी सारी अनुभूतियां पैदा होती हैं। इस विषय को लिखते समय आप अपनी कल्पना का प्रयोग अधिक करेंगे। लेकिन जो दूसरा विषय आपके सामने है, कोरोना काल में जीवन का बचाव, इस विषय पर लिखते समय कल्पना पर आधारित होकर नहीं लिख सकते। इसमें कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह विषय एक यथार्थ घटना और यथार्थ जीवन पर आधारित है। इस विषय पर लिखते समय आपको अपनी जानकारी, अपने ज्ञान, अपनी सूचनाओं और अपने विचारों का उपयोग करना होगा, तथ्यों का उपयोग करना होगा, क्योंकि इस विषय में आप आम जीवन और दैनिक जीवन के साथ जुड़ी हुई एक घटना और एक समस्या के बारे में बता रहे हैं। तो आपको विषयों में अंतर भी पता लग गया। जिस प्रकार से विषयों में अंतर होता है उसी प्रकार से हमारा लिखने का आधार भी बदल जाता है। तो हमारे लेखन के आधार बिंदु
कौन कौन से होते हैं? कल्पना, कुछ विषयों पर आप कल्पना के माध्यम से के आधार पर लिखते हैं। तर्क व चिंतन, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें आप अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, यानी अपने विचार और राय प्रस्तुत करते हैं और अपना विचारधारा के आधार पर उन विषयों को लिखते हैं। कुछ विषयों पर आप तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जानकारी और फैक्ट्स को लाते हैं, और इन्हीं लेखन के आधार पर आपकी भाषा विषयों के अनुसार बदल जाती है। जैसे किसी जो कल्पना के आधार पर आप लिख रहे हैं उसमें आपकी भाषा काव्यात्मक भाषा हो जाएगी, उसमें आप सरल और सहज भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो तार्किक आधार पर लिख रहे हैं, तर्क के और तथ्यों के आधार पर लिख रहे हैं, ज्ञान के से संबंधित आपके विषय हैं, उनमें आपकी भाषा भी मानक भाषा, मानक शब्दों का अधिक प्रयोग कर लेते हैं और पारिभाषिक शब्दों का। वाक्य भी थोड़े से क्लिष्ट हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। इसी प्रकार से शैली में परिवर्तन आता है बच्चों। जो हमारी कल्पनात्मक और काव्यात्मक भाषा है उसमें आपकी शैली ललित शैली होती है, अर्थात मजेदार भाषा में, मुहावरेदार भाषा में आप लिखते हैं। लेकिन जो विषय तथ्य और तर्क पर आधारित है उसमें आपकी शैली भी तार्किक हो जाती है। उसमें आप बहुत ही संभल कर अपने विचारों को और एक अनुशासित भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यदि आप किसी वस्तु या किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो आपकी शैली वर्णनात्मक हो जाती है, इसमें आप वर्णन के रूप में आप अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हुआ कि लेखन के आधार बिंदु कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ तक की जानकारी के आधार पर अब हम देखते हैं कि हमें लिखते समय, किसी भी विषय पर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप लेखन करने बैठेंगे किसी भी विषय पर तो आपको एक एक करके इन बातों का ध्यान रखना है। विषय की शुरुआत आकर्षक तरीके से की जाए। आप अपने विषय की शुरुआत में जो बात लिखें, जो वाक्य जहां से आप शुरुआत करते हैं, बहुत ही आकर्षक तरीके, जैसे कोई प्रश्न पूछ लो या कोई हैरानी वाला, विस्मयादि बोधक वाला वाक्य डाल दो, जिससे पढ़ने वाले को भी मजा आए और पढ़ने जो आपका लेख पढ़ रहा है उसे लगे कि अच्छा, अरे ये तो बड़ा मजेदार है, मैं इसे आगे भी पढ़ूं, ना जाने क्या लिखा हुआ है। छोटे वाक्यों का प्रयोग, बहुत लंबे और क्लिष्ट वाक्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बातों को छोटे छोटे वाक्यों में, सरल वाक्यों में कहिए। आपकी भाषा शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अपने जो आप विचार लिख रहे हैं वह दूसरों को स्पष्ट रूप से समझ में आने चाहिए। आपको अपने विचार सुसंबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने हैं, अर्थात जिस विषय पर आप लिखना शुरू कर रहे हैं उसी विषय पर अपने विचारों को एक तारतम्यता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अभी एक विषय के बारे में लिख रहे हैं और आप उस विषय से भटक जाएं, या जो बात आपको अनुच्छेद के प्रारंभ में कहनी है उसे अंत में कह जाएं, और जो अंत में कहनी है उसे प्रारंभ में कह दें। तो पढ़ने में भी बहुत अटपटा लगेगा बेटा। अगला पॉइंट क्या है? आपकी बातें सुसंगत होनी चाहिए। सुसंगत का मतलब एक विचारधारा उसमें जुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि आप किसी स्थान की जलवायु या मौसम की तारीफ कर रहे हैं कि मुझे वो बहुत पसंद है, वहां की जलवायु या मौसम बहुत पसंद है, तो अपनी बातें कहते कहते कुछ वाक्यों के बाद आप उस जलवायु की कमी या मौसम की बुराई ना करने लगे। उससे क्या होगा? पढ़ने वाले को लगेगा कि अरे इनके तो विचारे, इनकी तो बातें सुसंगत ही नहीं है, ये तो अपनी कही हुई बात को अपने आप ही खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लेखन को अच्छा और प्रभावशाली बनाने के लिए आप कुछ प्रसिद्ध मुहावरों, कहावतों और उदाहरणों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आप अपने लिखे हुए लेख को दोबारा अवश्य पढ़ें। बेटा, जब आप अपने लिखे हुए निबंध या अनुच्छेद या लेख को दोबारा पढ़ेंगे तो अपनी त्रुटियों को स्वयं ही पहचान सकेंगे। एक बार लिखते समय हम उसमें कोई ना कोई कमी या गलती जरूर कर देते हैं, मानते हैं आप इस बात को? तो दोबारा अवश्य पढ़ें और देखें कि कहाँ पर कुछ कमी रह गई, मैं कहाँ उसमें परिवर्तन कर सकता हूँ। आप यदि अच्छा लिखना चाहते हैं तो आलोक सर ने आपको अभी एक बात बताई थी बहुत जरूरी, कि आसपास के परिवेश, समाज और पर्यावरण पर आपको नजर रखनी है, अपनी जानकारी बढ़ानी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। आपको देखते रहना है कि हमारे आसपास के परिवेश में, समाज में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है, कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जब आप दृष्टि रखेंगे तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी। आप जागरूक बनेंगे तो आप विचार भी करेंगे और उससे आपके लेखन में भी परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। और बेटा, अंतिम बिंदु ये है, यदि आप अच्छा लेखन करना चाहते हैं तो आपको अच्छी पुस्तकें भी पढ़ते रहना पड़ेगा। अच्छी पुस्तकें, अच्छी पत्रिकाएं, समाचार पत्र,
ये सब कुछ पढ़ने की आदत बना लीजिए। इसमें आप अपने अध्यापकों की सहायता भी ले सकते हैं, उनसे भी मांग सकते हैं, और स्कूल के अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर भी पुस्तकें ले सकते हैं। तो ये बिंदु आपने देखे। अब मैं कुछ बिंदु ऐसे बताती हूँ आपको जो आपको अपनी परीक्षा में ध्यान रखना है। जब परीक्षा पर प्रश्न पत्र में आपके सामने ये प्रश्न आएगा लेखन वाला, तो आपको कई विषय मिलेंगे लिखने के लिए। उनमें से आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है। आपको देखना है कि मैं किस विषय पर सबसे अच्छा और सबसे अधिक अच्छा मात्रा में बातें लिख सकती हूँ, और उस विषय के संकेत बिंदु भी अपने दिमाग में सोच लें कि इस विषय को लिखते समय मैं क्या क्या बातें लिख सकती हूँ। या तो अपनी शीट पर कहीं संक्षेप में नोट कर लें, या अपने दिमाग में तो अवश्य सोच लें। इस प्रश्न के लिए समय अवश्य बचाएं। कई बच्चे करते हैं कि निबंध या लेखन वाला प्रश्न तो मैं अंत में कर लूंगी, और प्रश्न पत्र हल करते करते समय गुजर जाता है, और अंत में इतना कम समय बचता है बेटा, जितना आप अच्छा लिख सकते थे उतना अच्छा नहीं लिख पाते। तो आपको उसके लिए समय भी बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 150 शब्द, यानी ये नहीं कि आप गिनने बैठेंगे उन शब्दों को। आप 5, 10, 20 शब्द ज्यादा या कम हो सकते हैं आपके, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे अपने विषयों के लेखन का, तो ये अनुमान आपको जरूर हो जाएगा कि 150 शब्दों में हम कितना बड़ा अनुच्छेद लिख सकते हैं। और अब ये कुछ उक्तियां आपके सामने हैं जिनका प्रयोग आप अपने लेखन में कर सकते हैं बेटा। इस तरह की और बहुत सारी उक्तियां आप पुस्तकों में से या अपने इंटरनेट से कहीं से भी इकट्ठी कर सकते हैं। इन उक्तियों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगी, और विषयों के अनुसार आप इनका अपने लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। आप इनको लिख लेना या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बताइए, क्या विषय आपको स्पष्ट हुआ? जो बातें मैंने आपको बताई, क्या वे आपको समझ में आई? क्या आपको अनुमान हो गया कि हम अच्छा लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन होता क्या है? तो हो जाए टेस्ट। दिस इज क्विज टाइम। अब हमें ये जांचना है कि क्या हमारे बच्चों ने हमारी बातें ध्यान से सुनी है, समझ में आई है या नहीं। तो मैं डॉक्टर आलोक तिवारी सर को दोबारा से इनवाइट करना चाहती हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ कि सर आप बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट ले ही लीजिए, और उनको अभ्यास करके भी देना है। तो मैं आलोक सर को इनवाइट कर रही हूँ कि वे आपका एक छोटा सा परीक्षण कर लें। आलोक सर। धन्यवाद सुमन जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अप्रत्याशित विषय पर कैसे लिखा जाए इस बात को स्पष्ट किया है। निश्चय ही हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे, और उनके मन में जो अप्रत्याशित विषय पर लिखने को लेकर अनावश्यक भय रहता है वह भी दूर हुआ होगा। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसा कि हमने आपके उदाहरण से भी समझा कि जब हम अपने लेखन में जीवन मूल्यों को जोड़ देते हैं, जैसे पेड़ अपने मीठे फलों को लोगों को समर्पित करता है, तो हमारे लेखन में एक अतिरिक्त खुशबू आ जाती है, एक विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो आपने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। और क्यों बच्चों, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, तो अब हम अपनी समझ को जांचने के लिए चलिए कुछ परीक्षण बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और आप उन प्रश्नों के उत्तर अपने मन में सोचिए और चैट बॉक्स में उसे दर्ज कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मौलिक का अर्थ है क, किसी की नकल करना, ख, याद करके लिखा गया, ग, स्वयं अपनी भाषा और शैली में अपने भावों की अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा और चैट बॉक्स में जरूर दर्ज किया होगा। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, अप्रत्याशित विषय का अर्थ क, जो पहले से याद किया हुआ हो, ख, जो किताबों में पढ़ा हुआ हो, और ग, जो बिल्कुल नया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपने सोच लिया होगा और चैट बॉक्स में लिख दिया होगा। और अब मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछता हूं, अच्छा लेखन सीखने के लिए क, बार बार लिखने का अभ्यास करना चाहिए, ख, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और ग, उपयुक्त दोनों ही बातें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप
इन प्रश्नों के उत्तर YouTube के अपने चैट बॉक्स में दें और हम आपके उत्तरों को देखकर आपको उचित प्रतिक्रिया देंगे। कुछ अभ्यास कार्य के लिए मैं आपको विषय भी सुझा देता हूं। आप इन विषयों के अतिरिक्त भी कुछ विषयों पर अपना लेखन कर सकते हैं, जैसे पहला पुस्तक मेरी दोस्त, दूसरा लॉकडाउन जीवन की नई प्रस्तावना, तीसरा कोरोना काल में जीवन का बचाव, और चौथा कोरोना काल प्रकृति ने ली चैन की सांस। तो है ना बच्चों, ये प्रश्न रोचक। और अब कुछ उन प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं, उन विषयों पर विचार कर लेते हैं जो अब तक प्री बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुकी हैं। मेरी छत के कोने में बैठा कबूतर, दूसरा है बचपन के दोस्त से अचानक मुलाकात, तीसरा विदेश यात्रा का मेरा स्वप्न, और चौथा मैं और मेरा मोबाइल। तो बच्चों, देखा आपने कि अप्रत्याशित विषयों पर लिखना दरअसल भय का सबब नहीं है, बल्कि यह तो एक रोचक, ज्ञानवर्धक और जीवन में काम आने वाली प्रक्रिया है। तो ये थी हमारी चर्चा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब मैं अपने साथी डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हों। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले तो मैं बच्चों से ही ये संवाद करना चाहता हूँ, तो कि उम्मीद है बच्चों आपको ये कक्षा बहुत रोचक और मजेदार लगी होगी, है ना? अच्छी कक्षा लगी ना? तो आपने एक नए विषय के बारे में जाना और समझा, और इस लिहाज से ये विषय बहुत परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता हिंदी, कोर अकादमिक यूनिट, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण दौर में, मतलब इस चुनौतीपूर्ण दौर में आए और इस कक्षा का आपने लाभ उठाया। क्योंकि इस पठन पाठन की जो प्रक्रिया हमारी बाधित हो गई थी, उस प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चालू करने में हमारे जो टीम है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारी कोर एकेडमिक यूनिट के जो हमारे OSD सर हैं श्री परविंदर जी, उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारी बहुत सारी टेक्निकल टीम है, उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज के वक्ता श्रीमती सुमन शर्मा जी और श्री आलोक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत सरल, सहज और रोचक ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत किया। तो बच्चों, आप मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय, नए उत्साह के साथ। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।